कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली। नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे और कच्ची आबादियों को मालिकाना हक मिलेंगे। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर का ऐलान कर दिया। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने जहानिया में पहले जलसे से खिताब में कहा, 12.5 एकड़ तक के किसान को ट्यूबवेल पर मुफ्त बिजली होगी। पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। बेघर अफराद के लिए शहरियों में बिल्डिंग्स बनाएंगे, प्लॉट्स मिलेंगे। सरकारी राशि गरीबों के लिए है। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पर पीने के साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का तमाम खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बेरोजगार नौजवान के लिए बिला सूद आसान किस्तों पर कर्ज अदा किए जाएंगे। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं, तब्दीली के सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में गई जिनके दिलों में पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जा सके। हार मानने को तैयार नहीं, हमें दुश्मनी नहीं करनी। मुखालिफाना बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब 10-12 साल पहले देखना शुरू किया था। साबिक रुकने पंजाब असम्बली करमदाद वाहला इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी परचम पहनाकर खुश आमदीद कहा। करमदाद वाहला ने 2018 में मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करते हुए जनूबी पंजाब सूबा महाज में शमूलियत अख्तियार कर ली थी। वो PP 219 खानेवाल से पंजाब असम्बली के रुकन थे। साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकरीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। दरखास्त शहरी ने दायर की थी जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर 15 सितंबर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर। विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकने लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में अमरीकी सिफारत खाने के सामने गजा मार्च की तैयारियां। इंतजामिया का मार्च की इजाजत देने से इनकार। मुतादिद रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और हदफ रेड जोन से स्टेज और साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई जिस पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। इंतखाबी फहरिस्तों में वोट के इंदराज, मुंतकिली और दुरुस्तगी की मुकर्ररा मुद्दत खत्म हो गई। आम इंतखाबात के लिए इंतखाबी फहरिस्तें मुंजमद हो गई। वोट का इंदराज, मुंतकिली और दुरुस्तगी शाम 5 बजे तक इलेक्शन कमीशन दफातर से कराई जा सकती थी। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुंजमद होने वाली इंतखाबी फहरिस्तें ही मुल्क में आइंदा आम इंतखाबात में इस्तेमाल होंगी। साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तौसी। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी की केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला को अदालत के रूबरू पेश किया और 12 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही से मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा अदालत रिमांड फ्राहम करे। चेयरमैन
चेयरमैन पीटीआई ने हर हफ्ते बेटों से बात करने के लिए अदालत से रुजू कर लिया। साबिक वज़ीर आज़म ने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट अदालत में शहराज अहमद रांझा एडवोकेट की वसादत से दरखास्त दायर की। दरखास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया कि अदालत ने 21 अक्टूबर को चेयरमैन पीटीआई के बेटों से बात कराने का हुक्म जारी किया, जिस पर सुप्रीडेंट पीआईए और पीएसओ के दरमियान मामला तय पा गए। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीएसओ और पीआईए इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ाना शुरू हो जाएगी और परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। पीएसओ ने पीआईए की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए जारी कर दी। महंगाई में कमी आ रही है। निगरान विफाकी वज़ीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का दावा, कहा मेरा काम मईशत को मुश्किल हालात से निकालना है। निगरान हुकूमत को सिर्फ 2 माह हुए हैं, इस दौरान कोशिश की है कि पूरी जिम्मेदारी से काम करें। बिजली की चोरी एक बड़ा मसला है। तेल की कीमत में कमी के फौरी असरात अवाम को मुंतकिल किए। इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया। जमीनी फौज गजा में दाखिल, समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन बमबारी जारी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकारों समेत शोहदा की मजमूई तादाद 7,500 के करीब पहुँच गई। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 15 एहलकार सिर्फ एक ही रोज में मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज़ायद फलस्तीनी इसराइली हमलों में जख्मी हो चुके हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने अरब ग्रुप की पेश करदा गजा में जंग बंदी की करारदाद मंजूर कर ली। हंगामी इजलास में उर्दन की जानिब से 22 अरब ममालिक की नुमाइंदगी करते हुए गजा की सूरत-ए-हाल से मुतल्लिक पेश की गई। करारदाद पर 195 अरकान की असम्बली में से फ्रांस समेत 120 अरकान ने हमायत की। इसराइल, अमरीका और ऑस्ट्रिया समेत 14 अरकान ने करारदाद की मुखालफत में वोट दिया, जबकि जर्मनी, इटली और बरतानिया समेत 45 अरकान गैर हाजिर रहे। फेक अकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट भारतीय फौज का एक और फौज फ्लैगशिप बुरी तरह नाकाम हो गया। हिंदुस्तान की एक और भूंडी साजिश बेनकाम, हसीमत और रुसवाई भारतीय फौज का मुकद्दर बन चुकी है। और आईसीसी क्रिकेट वर्ल्ड कप के 27वें मैच में दिलचस्प मुकाबले के बाद ऑस्ट्रेलिया ने न्यूजीलैंड को 5 रन से शिकस्त दे दी। ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग करते हुए न्यूजीलैंड को 389 रन का हदफ दिया। जवाबी इनिंग्स में न्यूजीलैंड की टीम ने जारहाना अंदाज बैटिंग अपनाया, ताहम मुकर्ररा 50 ओवर्स में हदफ हासिल करने में नाकाम रही। 389 रन के पहाड़ जैसे हदफ के ताक़ुब में न्यूजीलैंड की टीम 9 विकेट के नुकसान पर 383 रन बना सकी। अस्सलामुअलैकुम, कोहिनूर न्यूज के साथ मैं हूं अक्सा खान। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन का बकायदा आगाज करेंगे शॉर्ट ब्रेक के बाद। आप हमारे साथ रहिएगा।
वेलकम बैक नासिन। बुलेटिन का बकायदा आगाज करते हुए सबसे पहले आपको खबर दें कि कम अज कम तनख्वाह 50,000 रुपए, 300 यूनिट तक मुफ्त बिजली, नौजवानों को कारोबार के लिए बिला सूद कर्जे और कच्ची आबादियों को मालिकाना हक मिलेंगे। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी ने मंशूर का वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया। पार्टी सदर अब्दुल अलीम खान ने जहानिया में पहले जलसे से खिताब में कहा कि 12.5 एकड़ तक के किसान को ट्यूबवेल पर बिजली मुफ्त होगी, पेट्रोल आधी कीमत पर मिलेगा। बेघर अफराद के लिए शहरों में बिल्डिंग्स बनाएंगे, प्लॉट्स मिलेंगे। सरकारी अराजी गरीबे के लिए तैयार है। तमाम यूनियन काउंसिल की सतह पर पीने के साफ पानी के फिल्ट्रेशन प्लांट लगाए जाएंगे। फिल्ट्रेशन प्लांट्स का तमाम खर्च हुकूमत बर्दाश्त करेगी। बेरोजगार नौजवानों के लिए बिलासूद आसान किस्तों पर कर्ज दिए जाएंगे। इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। पैटर्न इन चीफ इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन कहते हैं कि तब्दीली के सफर को पाया तकमील तक पहुंचाएंगे। पीटीआई ऐसे लोगों के हाथों में गई जिनके दिलों में पाकिस्तान का दर्द नहीं था। हम इसलिए इकट्ठे हो रहे हैं कि अधूरा मिशन पूरा किया जा सके। हार मानने को तैयार नहीं, हमें दुश्मनी नहीं करनी। मुखालिफाना बयानात और इंतकामी सियासत पर यकीन नहीं रखते। ऐसा पाकिस्तान बनाएंगे जिसका ख्वाब 10-12 साल पहले देखना शुरू किया था। नाज़रीन, वहीं दूसरी जानिब साबिक रुकने पंजाब असम्बली करमदाद वाहला इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी में शामिल हो गए हैं। पैटर्न इन चीफ जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान ने पार्टी परचम पहनाकर खुशामदीद कहा। करमदाद वाहला ने 2018 में मुस्लिम लीग नून से अलहदगी इख्तियार करते हुए जनूबी पंजाब सूबा महाज में शमूलियत इख्तियार कर ली थी। वो PP 219 खानेवाल से पंजाब असम्बली के रुकन थे। तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी ने कहा है कि पीपल्स पार्टी एक जिम्मेदार शख्सियत की जानिब से तहरीक इंसाफ की शमूलियत के बगैर इंतखाबात को तस्लीम न करने का बयान दुरुस्त सोच का आकाश है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कोर कमेटी की ज़ैली सियासत कमेटी का अहम तरीन इजलास हुआ, जिसमें मुल्की सियासी सूरत हाल और तहरीक इंसाफ की सियासी हिकमत अमली के मुख्तलिफ पहलुओं पर तफसीली तबादला ख्याल किया गया। इजलास में मुख्तलिफ सियासी जमातों खुसूसन पीपल्स पार्टी के कायदीन के इंतखाबात के नकात के बाग में लेवल प्लेइंग फील्ड और तहरीक इंसाफ के इंतखाबी अमल में शमूलियत के हवाले से बयानात का भरपूर जायजा लिया गया। बुलेटिन में आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद कैसर ने कहा कि JUI का हमारी मुलाकात की तस्वीर और वीडियोस जारी करना इंतहाई नामुनासिब बात है। किसी के घर ताज़ियत के लिए जाना पख्तून कल्चर की रिवायत है। मौलाना फजल रहमान के घर उनके खुश दामन और बाजोड़ सानहे की ताज़ियत के लिए गए थे। मौलाना फजल रहमान हमारे सियासी हरीफ है और उनके साथ इलेक्शन में भरपूर मुकाबला करेंगे। तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी जमात है। हम अपनी पार्टी के एजेंडे, मंशूर और निशान पर इलेक्शन लड़ेंगे। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने पीर को वफाकी काबीना का इजलास तलब कर लिया। इजलास में मुल्की मौशी और सियासी सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा, जबकि काबीना की इक्तसादी राबिता कमेटी की सिफारिशात की मंजूरी भी दी जाएगी। काबीना इजलास में गैस की कीमतों में होशरुबा इजाफे से मुतल्लिक PEC के फैसले की तौसीक होगी। गैर कानूनी तारिकीन वतन की वापसी के हवाले से पेशरफ्त का जायजा लिया जाएगा। गैर कानूनी मौशी सरगर्मियों के खिलाफ जारी ऑपरेशन के नताइज से भी वफाकी काबीना को आगाह किया जाएगा। IMF हुकाम के साथ नवंबर में मुज़ाकरात के एजेंडे से मुतल्लिक भी ब्रीफिंग दी जाएगी, जबकि मुल्क में अमन अमान की सूरत हाल का भी भरपूर जायजा लिया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी बम से टकरा गई, जिसके नतीजे में 2 सिपाही शहीद। फोर्सेस की कार्रवाई के दौरान एक दहशतगर्द हलाक, जबकि 2 को जख्मी हालत में गिरफ्तार कर लिया गया। जनूबी वजीरिस्तान के इलाके में सिक्योरिटी फोर्सेस की गाड़ी मामूल की गश्त पर थी कि उस दौरान दहशतगर्दों की जानिब से नस्ब किए गए देसी साख्ता बम से टकरा गई। धमाके में सिपाही बनारस खान और अब्दुल करीम खान ने जाम शहादत नोश किया। मुतासरा इलाके में दहशतगर्दों के खात्मे के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन जारी है। उधर खैबर पख्तूनख्वा के इलाके 13 में सिक्योरिटी फोर्सेस ने ऑपरेशन करते हुए एक दहशतगर्द को जहन्नुम वासिल कर दिया, जबकि 2 दहशतगर्दों को जख्मी हालत में हिरासत में ले लिया गया। हलाक
इराक दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेस पर हमलों और शहरियों के टारगेट किलिंग में मुलव्विस था। फोर्सेस ने गिरफ्तार मुलजिमों से असलहा और गोला बारूद भी बरामद कर लिया। नासिना हम खबर आपको दें कि जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च की तैयारियां हैं। इंतजामिया का मार्च की इजाजत देने से इनकार है। मुतादिर रहनुमा और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और एफसी ने रेड जोन से स्टेज और साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिस पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। आपको अपडेट करते चले इस हवाले से कि जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च की तैयारियां हैं। इंतजामिया का मार्च की इजाजत देने से इनकार पर मुतादिर रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और एफसी ने रेड जोन से स्टेज और साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिस पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। आपको बता रहे हैं इस हवाले से कि जमात इस्लामी की इस्लामाबाद में अमरीकी सफारत खाने के सामने गजा मार्च की तैयारियां हैं। इंतजामिया का मार्च की इजाजत देने से इनकार पर मुतादिर रहनुमाओं और कारकुनों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस और एफसी ने रेड जोन से स्टेज और साउंड सिस्टम समेत दीगर सामान कब्जे में ले लिया। पुलिस और कारकुनों के दरमियान झड़पें भी हुई, जिस पर पुलिस को शेलिंग करना पड़ी। ठीक है, आपको बता रहे थे इस हवाले से और इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे तैमूर यूसुफ से। जी तैमूर, बताइएगा इस हवाले से क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल। अभी जो ताज़ा तरीन अपडेट्स है वो यही है कि अभी थोड़ी ही देर पहले अमीर जमात इस्लामी पाकिस्तान सिराजुल हक साहब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने ये बताया कि हमारे जो कारकुनान है जो गिरफ्तार हुए हैं उसमें अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद नसरुल्लाह रंधावा भी शामिल है, तर्जुमान जमात इस्लामी इस्लामाबाद आमिर बलोच भी शामिल है, नायब अमीर जमात इस्लामी इस्लामाबाद जो काशिफ चौधरी साहब हैं, चूंकि उनको जेल में दिल का दौरा भी पड़ा, वो भी शामिल था। जो जमात इस्लामी के अमीर साहब है सिराजुल हक साहब का कहना था कि हम गिरफ्तारियों के हवाले से बिल्कुल भी ये मुतालबा नहीं कर रहे हैं कि हमारे कारकुनान को जो है रिहा किया जाए। हम हुकूमत से, इस्लामाबाद पुलिस से, इंतजामिया से मुतालबा नहीं करेंगे क्योंकि हमारे कारकुनान इस वक्त गिरफ्तार है। लेकिन जो संगीन इस वक्त मसला है और जो प्रॉब्लम है वो फलस्तीन के हवाले से, गजा में जो मजलूम है उन पे जो जुल्म हो रहा है, इसके हवाले से हम ये मार्च बिल्कुल भी खत्म नहीं कर सकते। हम ये मार्च जरूर करेंगे किसी भी हाल में। कल हम जो है कश्मीर हाईवे से होते हुए 2 बजे हम निकलेंगे और अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जो है हम ये मार्च करेंगे। इसके हवाले से उन्होंने बार बार ये ब्रीफिंग दी कि हुकूमत की जानिब से जो है ये जो गिरफ्तारियां हुई है हम इसकी मजम्मत करते हैं, लेकिन हम उनसे ये मुतालबा नहीं कर रहे कि उनको रिहा किया जाए। हम ये मार्च कल 2 बजे शुरू करेंगे और अमेरिकन एम्बेसी तक हम पहुंचेंगे अपने कारकुनान के साथ। जी तैमूर, ये भी बताइएगा कि इंतजामिया की जानिब से मार्च की इजाजत देने से इनकार किया जा रहा है, जिस पर मुतादिर रहनुमाओं को भी गिरफ्तार कर लिया गया, इस पर अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल। इस्लामाबाद पुलिस की जानिब से ये इतला आई है कि जो दफा 144 है वो शहर में नाफिजुल अमल है और इसके हवाले से भी उन्होंने इस्लामाबाद पुलिस ने ब्रीफिंग की कि सड़कों को और शाहराह को, जो मेन शाहराह है कश्मीर हाईवे, चूंकि इस्लामाबाद का मेन शाहराह है, इस पे पूरे शहर का जो ट्रैफिक है वो चलता है, इसको बंद ना किया जाए। इसके हवाले से आज जो शेलिंग हुई है पुलिस का कारकुनान के ऊपर, ये मसला भी यही था कि कश्मीर हाईवे को बंद कर दिया था। लेकिन इस्लामाबाद पुलिस ने और सेफ सिटी इस्लामाबाद पुलिस ने दूसरी जो फोर्सेस थी, एफसी की जो फोर्सेस थी वो भी आई थी। उन्होंने बाकायदा तौर पे ये कहा था कि मिलियन मार्च नहीं होगा। उन्होंने नोटिफिकेशन भी इस हवाले से जारी किया था। पुलिस आई थी, उन्होंने इनकार भी कर दिया था कि ये मिलियन मार्च नहीं होगा, लेकिन जमात इस्लामी की जानिब से भरपूर रद्दअमल सामने आया है और उनकी जो जवाबी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी अमीर जमात इस्लामी की जानिब से, उनमें कहा गया है कि हम हर सूरत में ये कल जो मिलियन मार्च है ये करेंगे। अब कल 2 बजे पता चलेगा कि अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक साहब पहुंचेंगे और ये मिलियन मार्च अमेरिकन एम्बेसी की तरफ जाएंगे तो हुकूमत का क्या रद्दअमल होगा, इसके हवाले से भी मजीद पुलिस की जानिब से अपडेट्स आएंगी। चूंकि ऑफिशियल नोटिफिकेशन अभी मौसूल नहीं हुआ है, लेकिन जमात इस्लामी ने बाकायदा तौर पर यह ऐलान कर दिया है।
ठीक है। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक ने कल जो है वो मिलियन मार्च का कल 2 बजे जो है वो बाकायदा तौर पर ऐलान कर दिया है। हमारे नुमाइंदे तैमूर यूसुफ सही तमाम तर तफसीलात से अपडेट कर रहे थे। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि महंगाई में कमी आ रही है। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का दावा है, कहा कि मेरा काम मईशत को मुश्किल हालात से निकालना है। निगरान हुकूमत को सिर्फ 2 माह हुए हैं, इस दौरान कोशिश की है कि पूरी जिम्मेदारी से काम करें। बिजली की चोरी एक बड़ा मसला है। तेल की कीमत में कमी के फौरी असरात अवाम को मुंतकिल किए जा रहे हैं। आपको बताते चलें कि महंगाई में कमी आ रही है। निगरान वफाकी वजीर खजाना डॉक्टर शमशाद अख्तर का ये दावा है, कहा कि मेरा काम मईशत को मुश्किल हालात से निकालना है। नाज़रीन, पीआईए और पीएसओ के दरमियान मामला तय पा गए हैं। तर्जुमान पीआईए के मुताबिक पीएसओ और पीआईए इंतजामिया के दरमियान मुज़ाकरात हुए, जिसके बाद आइंदा चंद रोज में ईंधन की फराहमी बढ़ना शुरू हो जाएगी और परवाजों का शेड्यूल मामूल पर आना शुरू हो जाएगा। पीएसओ ने पीआईए की कर्ज की सहूलत 50 करोड़ रुपए कर दी है। खबर शामिल करें सुप्रीम कोर्ट से, जहां नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। विफाकी हुकूमत की इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। चीफ जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला और जस्टिस हसन अजहर रिजवी लार्जर बेंच में शामिल होंगे। सुप्रीम कोर्ट ने विफाकी हुकूमत की अपील पर मुकदमे के वकला को नोटिस जारी कर दिए। नाज़रीन, सियासी मंजरनामे से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि साबिक वज़ीर आज़म नवाज शरीफ के खिलाफ अदलिया मुखालिफ तकारीर पर 5 साल पुरानी तौहीन अदालत की दरखास्त समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। दरखास्त शहरी ने दायर की थी, जिसमें नवाज शरीफ के खिलाफ 2018 के बयानात पर तौहीन अदालत की कार्रवाई की इस्तदा की गई। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरखास्त पर 15 सितंबर को समाअत होगी। सुप्रीम कोर्ट में नैब तरामीम फैसले के खिलाफ इंट्रा कोर्ट अपील समाअत के लिए मुकर्रर कर दी गई। विफाकी हुकूमत की जानिब से दायर की गई इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत मंगल को होगी। जस्टिस काजी फायज ईसा की सरबराही में 5 रुकनी लार्जर बेंच समाअत करेगा। जस्टिस अमीनुद्दीन, जस्टिस जमाल खान और जस्टिस अतर मिनल्ला बेंच में शामिल होंगे। जस्टिस हसन अजहर रिजवी भी लार्जर बेंच का हिस्सा होंगे। साबिक चीफ जस्टिस उमर अताब बंदियाल ने पार्लियामेंट की जानिब से मंजूर करदा नैब तरामीम को कालअदम करार दिया था, जिसके बाद साबिक सदर और 6 साबिक वज़राए आज़म समेत दर्जनों सियासतदानों के मुकदमात दोबारा एहतसाब अदालतों को भेज दिए गए थे। चेयरमैन पीटीआई से कौन से 10 वकला जेल में मुलाकात कर सकेंगे? सुप्रीडेंट अडियाला जेल ने चेयरमैन पीटीआई से पूछकर फहरिस्त इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करवा दी। अदालत में जमा कराई गई फहरिस्त के मुताबिक मंगल और जुमेरात को चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात करने वाले वकला की फहरिस्त में हामिद खान, बैरिस्टर अली जफर, शेब शाहीन, शेर अफजल मरवत, सलमान सफ्दर, बैरिस्टर उमैर नियासी शामिल हैं। सलमान अकरम राजा, बैरिस्टर गौहर, बुरहान मौसम, लतीफ खान खोसा भी चेयरमैन पीटीआई से मुलाकात कर सकेंगे। सुप्रीडेंट अडियाला जेल के इक़दाम पर चेयरमैन पीटीआई के वकला ने इत्मीनान का इजहार किया है। नाज़रीन, खबर यह है कि साबिक वज़ीर आला पंजाब चौधरी परवेज इलाही के जिस्मानी रिमांड में 2 रोज की तोसी कर दी गई। लाहौर के जुडिशल मजिस्ट्रेट ने पंजाब असम्बली में भर्तियों में बदउनवानी के केस की समाअत की। एंटी करप्शन ने साबिक वज़ीर आला को अदालत के रूबरू पेश किया और 12 रोज के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। एंटी करप्शन हुकाम ने अदालत को बताया कि परवेज इलाही से मजीद तफ्तीश दरकार है, लिहाजा अदालत रिमांड फराहम करे। इसराइल गजा को सफाए हस्ती से मिटाने पर तुल गया है। जमीनी फौज गजा में दाखिल होकर इस समंदर में मौजूद बहरिया की कश्तियों और तैयारों से अब तक की सबसे ज्यादा तबाहकुन बमबारी जारी है। गजा पर इसराइली बमबारी से मजीद 300 फलस्तीनी शहीद हो गए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा की रिलीफ एजेंसी के 53 एहलकारों समेत शहदा की मजमूई तादाद
7,500 के करीब पहुंच गए। अक़वाम मुत्तहिदा के रिलीफ एजेंसी के 15 एहलकार सिर्फ एक ही रोज में मारे जा चुके हैं, जबकि अब तक मजमूई तौर पर 21,000 से ज्यादा फलस्तीनी इसराइली हमलों में जख्मी हो चुके हैं। ए अल्लाह, यहाँ कोई नहीं बचा, बस मेरे रब तू ही है। इसराइल के जमीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद के स्पीकर से दिल दहला देने वाला ये ऐलान है। मज़ीद तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब इसराइल ने गजा पर जमीनी और फजाई हमले किए, जिसके नतीजे में मवासलाती निज़ाम भी मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया और अब गजा का दुनिया भर से कोई राबिता नहीं है। इस इसराइली हमले को अब तक का बदतरीन हमला करार दिया गया है। गुज़िश्ता शब गजा में एक तरफ मौत का सन्नाटा और दूसरी तरफ मस्जिद के स्पीकर से गूंजती ये आवाज से दर्द दिल रखने वाले दिल दहल कर रह गए हैं। मस्जिद के स्पीकर से ऐलान किया गया है कि ए अल्लाह, यहाँ कोई नहीं बचा, बस तू है। इसराइली फौज के जमीनी हमले के बाद गजा की मस्जिद से मुसलमानों के नाम पैगाम दिया गया है कि इसराइल फलस्तीनियों के खिलाफ भरपूर ताकत इस्तेमाल कर रहा है, लेकिन हम अल्लाह की कुदरत को उन पर गालिब समझते हैं। मस्जिद से यह ऐलान किया गया कि यहाँ मवासलाती राबते मुनक़िता किए जा चुके हैं। गजा के मकीन अहले इस्लाम की दुआओं के तालिब हैं। हमारी अपील है कि मजलूमों की फतह के लिए खुदा से दुआ करें। अक़वाम मुत्तहिदा की जनरल असम्बली ने गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद कसरत राय से मंजूर कर ली है, जबकि इसराइल की जानिब से करारदाद को शदीद तनकीद का निशाना बनाया गया है। अरब रियासतों की जानिब से गजा में जंग बंदी के लिए पेश की गई करारदाद के हक में 120 ममालिक ने वोट दिया, जबकि सिर्फ 14 ममालिक ने जंग बंदी की करारदाद की मुखालफत की। 45 ममालिक ने वोटिंग में हिस्सा ही नहीं लिया। करारदाद में इंसानी बुनियादों पर फौरी जंग बंदी, महसूर गजा तक इमदाद की रसाई और शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ का मुतालबा किया गया है। अरब रियासतों की तरफ से तैयार करदा करारदाद का मुसव्विदा अगरचे कानून के निफाज का पाबंद नहीं, ताहम ये सियासी वजन जरूर रखता है। सलामती कौंसिल की जानिब से गुज़िश्ता 2 हफ्तों में 4 बार इजलास में नाकामी के बाद जनरल असम्बली ने जंग बंदी की करारदाद पास की है। करारदाद की मंजूरी के लिए 2/3 अक्सरियत दरकार थी, जिसमें गैर हाजिरी शुमार नहीं होती। दूसरी जानिब मजलूम फलस्तीनियों के हक में मंजूर होने वाली करारदाद पर कड़ी तनकीद करते हुए इसराइल के मंदूब गिलाद उर्दन ने कहा कि अपने दिफा का हक रखते हैं। करारदाद में हमास से मुतल्लिक कोई बात नहीं, हमास के खात्मे में ही मसले का वाहिद हल है। नासिर हमास ने वाज़ेह कर दिया है कि इसराइल पहले गजा पर बमबारी बंद करे और जंग बंदी पर राजी हो तो उसके बाद ही यरगमालियों को रिहा किया जाएगा। गैर मुल्की खबर एजेंसी के मुताबिक हमास और इसराइल के दरमियान जंग बंदी के लिए अमन मुज़ाकरात कतर की सालिसी में जारी हैं और इस हवाले से हमास के वफ्द के एक रुकन का बयान मंजर-ए-आम पर आया है। हमास का एक वफ्द अमन मुज़ाकरात के सिलसिले में इस वक्त रूस के दारुल हुकूमत मास्को में मौजूद है। इसराइल ने अपने गैर गमालियों को जल्द अज जल्द रिहाई, जबकि हमास ने फौरी जंग बंदी का मुतालबा कर दिया। हमास के रुकन अबू हामिद ने कहा कि गजा में मुकम्मल जंग बंदी तक एक भी इसराइली यरगमाली को रिहा नहीं करेंगे और फौरी रिहाई इसलिए भी मुमकिन नहीं कि यरगमाली मुख्तलिफ मकामात में रखे गए हैं, जिन्हें ढूंढने में वक्त दरकार है। नासिन ओआईसी की जानिब से आलमी फरीकों से गजा में इसराइली जारहियत बंद कराने का मुतालबा किया गया है। ओआईसी के सेक्रेटरी जनरल हुसैन इब्राहिम ताहा ने आलमी इदारों और शख्सियात को इसराइली जारहियत पर खतूत लिखे। ये खतूत बैन अल-अक़वामी फरीकों और यूएन सलामती काउंसिल के मुस्तकिल रुकन ममालिक को लिखे गए हैं। उसके अलावा फलस्तीनियों की सूरत हाल पर अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल, यूरोपीय यूनियन में खारजा पॉलिसी के अहदेदार को भी खत लिखा गया है, जबकि रेड क्रॉस के सरबराह और इंसानी हकूक के लिए यूएन हाई कमिश्नर को भी खतूत लिखे गए हैं। अपने खतूत में ओआईसी ने फलस्तीनी अवाम के लिए आलमी तहफ़्फ़ुज़ और फौरी इमदाद मुहिम चलाने पर जोर दिया।
अक़वाम मुत्तहिदा में पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने कहा कि गजा में हर गुजरते वक्त के साथ हालात बदतरीन होते जा रहे हैं। इसराइली फोर्सेस गजा में फलस्तीनियों की नस्ल कुशी कर रही है। अक़वाम मुत्तहिदा के इजलास से खिताब करते हुए मुनीर अकरम ने कहा कि फलस्तीनी अवाम गजा में जुल्म जबर बर्दाश्त कर रहे हैं। फलस्तीन में इसराइल अपने शैतानी हमले में औरतों और बच्चों समेत इंसानियत का कत्लेआम कर रहा है। गजा में ढाए जाने वाले मुसालिम मुतगय्यर नस्ल कशी के मुतरातिफ हैं। पाकिस्तान के मुस्तकिल मंदूब मुनीर अकरम ने मजीद कहा कि सेक्रेटरी जनरल भी मुतंबा कर चुके हैं और हम सब भी मुशाहिदा कर रहे हैं कि जिन हालात का मैंने जिक्र किया वो हर गुजरते वक्त के बाद बदतरीन होते जा रहे हैं। हम सेक्रेटरी जनरल के बयान के खिलाफ इसराइल के जालिमाना रद्द अमल की शदीद अल्फाज में मुसम्मत करते हैं। उन्होंने कहा कि इंसानियत के नाते हम सबको फलस्तीन में जारी जुल्म बर्बरियत पर मुजम्मत करनी चाहिए। खास तौर पर जो जुल्म सितम औरतों और बच्चों पर ढाया जा रहा है, जिस तरह शैतानी और घिनौने तरीके से फलस्तीनियों को ज़िबा किया जा रहा है, हम सबको उसकी भी मुजम्मत करनी चाहिए। फेक अकाउंटर्स की स्पेशलिस्ट भारतीय फौज का एक और फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन बुरी तरह नाकाम हो गया। हिंदुस्तान की एक और भूरी साजिश बेनकाब हसीमत और रुसवाई भारतीय फौज का मुकद्दर बन चुकी है। वादी नीलम की ग्रीस वैली साउंड नार से ताल्लुक रखने वाले 5 नौजवान जड़ी बूटी की तलाश में घर से निकले और वापस नहीं आए। मुतासरा घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट मुकामी पुलिस को दर्ज करवा दी। 2-3 दिन बाद अचानक रात से जुड़े सोशल मीडिया अकाउंट्स और हिंदुस्तानी अखबारों ने झूठा और मन घड़त प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। काज़किस्तान में कोयले की कान में आग लगने से 22 कारकुन हलाक हो गए। गैर मुल्की मीडिया के मुताबिक काज़किस्तान के वसी इलाके में वाक़िया इंडस्ट्रियल जोन में कोयले की कान में आग भड़क उठी, जिसके नतीजे में 22 कारकुन हलाक और 23 जख्मी हो गए। कंपनी की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि हादसे के वक्त कान में 200 कारकुन मौजूद थे। इंतजामिया ने हादसे की इत्तला मिलते ही रेस्क्यू कार्रवाइयां शुरू कर दी। हुकाम ने अमवात में इजाफे का खदशा जाहिर किया है। बरतानवी स्टील कंपनी की निगरानी में काम करने वाली कान में 2 माह के दौरान आग लगने का ये दूसरा वाकया है। उससे कबल अगस्त में कान में आग लगने से 5 कारकुन हलाक हो गए थे। नाज़रीन, खबर यह है कि एक माह में ज़र मुबादला के ज़खायर में 25 करोड़ 70 लाख डॉलर्स की कमी है। रुपए के मुकाबले में डॉलर के नीचे आने वाली परवाज भी रुक गई। मौशी माहिरीन तवक्को जाहिर कर रहे हैं कि नवंबर के माह में डॉलर की कदर मजीद कम होने के इम्कानात हैं। इस वक्त अली फारूक लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के सीनियर नायब सदर जफर महमूद के हमरा मौजूद हैं। जी बताइएगा, मुल्की मौशी सूरत हाल के बारे में जफर महमूद का क्या कहना है? जी, मैं इस टाइम बिल्कुल मौजूद हूँ सीनियर नायब सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जफर महमूद साहब के पास। उनसे पूछेंगे ज़र मुबादला के ज़खायर में कमी आई है और जबकि डॉलर की कीमत भी अब मज़ीद नीचे नहीं आ रही, इस वाले से बात करते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम। देखिए जी, इस वक्त थोड़ा पिछले दिनों में नवाज शरीफ साहब तशरीफ़ लाए थे, उस वजह से कुछ एक्टिविटीज़ फोकस जो हुई हुई थी वो डी फोकस हो गई उनकी तरफ, चूँकि वो एक पोलिटिकल एक फिगर हैं और पोलिटिकल एक्टिविटीज़ यहाँ पे चल रही थी, जिस वजह से डॉलर्स के ऊपर जो फोकस था गवर्नमेंट का या जो लोग इसको नीचे ला रहे थे उन्होंने थोड़ा सा इसको स्लो डाउन किया होगा शायद। उसके अलावा कुछ पाकिस्तान ने पेमेंट्स करनी थी, जिस वजह से वो फंड्स के ऊपर थोड़ा स्ट्रेस है, थोड़ा सा डॉलर के ऊपर वो पेमेंट्स हो रही हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये बड़ी खुशाइंद बात है कि जी पहले दौर में जब पेमेंट्स इस तरह हुआ करती थी इंटरनेशनली पाकिस्तान की तरफ से, तो डॉलर की फ्लक्चुएशन जो है वो 20-25 रुपए तक हो जाती थी। अब उतनी फ्लक्चुएशन नहीं हुई है, 2-4 रुपए ऊपर नीचे हो रहा है और वहाँ स्टिल है। और मैं समझता हूँ कि अगले महीने में ये वापस दोबारा नीचे आना शुरू हो जाएगा, डॉलर नीचे आएगा और ये 50 से 60 के दरमियान ही रहेगा। इसमें 1-2 और भी इश्यूज हैं जिस वजह से ये प्रॉब्लम हुई है, थोड़ा रुक गया है फॉर द टाइम बिंग, बट इंशाल्लाह ये नीचे आएगा। चूंकि थोड़ी पेमेंट्स करनी है, इस तरह के मामला जो हुकूमत के हैं वो आड़े आए हुए हैं, जिस वजह से ये मामलात हैं। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि जी नवंबर के पहले हफ्ते से वो दोबारा स्टार्ट हो जाएंगी और वो डॉलर नीचे आना शुरू हो जाएगा इंशाल्लाह। ये इस टाइम जो पोजीशन बनी है, मियां मोहम्मद नवाज शरीफ भी पाकिस्तान आए हैं, क्या उससे पॉजिटिविटी कोई आई है बिजनेस में, आ सकती है आइंदा, या क्या समझते हैं?
देखिए जी, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी होगी और एक पॉलिटिकली स्टेबल कंट्री के तौर पे अगर हम काम करेंगे तो डेफिनेटली हमारी इकॉनमी में भी बेहतरी आएगी। मगर उनके आने से खाली पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं होती है, और भी पार्टीज हैं और भी इश्यूज हैं गवर्नमेंट के, और मैं समझता हूँ कि जो पिछले अदवार हमने देखे हैं पॉलिटिकल गवर्नमेंट्स के, वो इतने हमारे लिए एक अच्छे एक्सपीरियंस नहीं रहे, ना वो मुल्क के लिए, ना वो अवाम के लिए, ना वो मुल्क की इकॉनमी के लिए। ये तो अभी आगे चीफ साहब ने थोड़ा ये डॉलर को कंट्रोल किया और चीफ साहब ने पर्सनल इंटरेस्ट ली, बिजनेसमैन के साथ इंटरेक्शन किया और स्मगलिंग और इस तरह की चीज़ें रोकी, और फिर वो जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट के इश्यूज थे उनको भी देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट को देख रहे हैं, फिर पाकिस्तान के जो इस वक्त डॉलर का कंट्रोल है वो भी फोर्सेस ही कर रही हैं। तो उस हवाले से ही मैं समझता हूँ कि जी जितनी आपकी अनकंट्रोल्ड सिस्टम है वो होता है आपकी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के दौरान। तो मैं समझता हूं कि इस वक्त फोर्सेस को चाहिए कि जी वो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर अगर आए भी तो वो इतना कंट्रोल और इतना सिस्टमैटिकली हो कि उसमें अनइवननेस ना हो, जो एक माशी जो स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब ना हो, उसके ऊपर मुस्बत असरात मरतब होंगे तो हमारी इकॉनमी चल सकती है। तो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बहुत ज़रूरी है, मगर मैं समझता हूँ कि जी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के लिए पॉलिटिकली इसको स्टेबल करना पहले ज़रूरी है, फिर शायद इलेक्शन कराएं और हुकूमत बनाएं। उससे पहले आप जो इकॉनमी है उसको थोड़ा स्टेबल कर लें, जो कि मेरा ख्याल है कि इसी दौर में हो सकती है, और उसमें चीफ साहब अपना जो सिपा सलार हैं वो अपना किरदार अदा कर रहे हैं और उनको अपना किरदार अदा करना चाहिए। वी अप्रिशिएट दैम। जी, इन्होंने कहा, वाज़िया किया है कि जी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से पहले इकॉनमिक माशी तौर पे मुल्क को स्टेबल करने की ज़रूरत है। जब माशी तौर नासिन पंजाब भर में गैर कानूनी तारकीन वतन की वापसी के लिए जाम इकदाम जारी हैं। 31 अक्टूबर की डेडलाइन के तनाजुर में पंजाब में गैर कानूनी गैर मुल्की अफराद के इनखला के लिए तैयारियां फैसला कुन मराहिल में दाखिल हो चुकी हैं। मजीद तफसीलात के मुताबिक मुख्तलिफ आबादियों में लोगों की स्कैनिंग और गैर मुल्की अफराद की मैपिंग का अमल तकमील के आखिरी मराहिल में दाखिल हो गया है। पुलिस और मुतल्लिका महकमों के एहलकारों पर मुश्तमिल टीमें नगर नगर गली गली मसरूफ अमल दिखाई देती हैं। टीमों को पाकिस्तान रेंजर्स और दीगर फोर्सेस की जानिब से सिक्योरिटी की फराहमी भी यकीनी बनाई गई है। गैर मुल्की अफराद के पास मौजूद दस्तावेजात की जांच पड़ताल भरपूर तरीके से जारी है। जिन अफराद के पास पाकिस्तान में रहाइश के लिए जरूरी डॉक्यूमेंट्स मौजूद नहीं, उन्हें 31 अक्टूबर तक अज़खुद मुल्क छोड़ने का कहा जा रहा है। 1 नवंबर से ऐसे तमाम गैर मुल्कियों को पाकिस्तान बदर करने के लिए भी जरूरी इकदाम कर लिए गए हैं। पहले मरहले में अफराद के खिलाफ कार्रवाई होगी जिनके पास कोई दस्तावेजात मौजूद नहीं। जाली दस्तावेजात रखने वालों को भी आहनी हाथों से निपटा जाएगा। नाज़रीन, खबर यह है कि वजीर लाइव स्टॉक इब्राहिम हसन मुराद से डेयरी फार्म एसोसिएशन के वफ्द की मुलाकात हुई। डेयरी फार्मर्स ने सूबाई वजीर को डेयरी फार्मर्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इस हवाले से ये रिपोर्ट देखिए। वजीर लाइफ स्टॉक इब्राहिम मुराद से डेयरी फार्म एसोसिएशन के वफद ने मुलाकात की, जिसमें डेयरी फार्म्स ने सूबाई वजीर को डेयरी फार्म्स को दरपेश मसाइल से आगाह किया। इब्राहिम मुराद ने जानवरों की सेहत पर कोई समझौता न करने, बर वक्त वैक्सीनेशन करवाने और जानवर शुमारी लाजमी बनाने की हदायत करते हुए कहा कि मवेशियों की जानवर शुमारी से बीमारियां से पाक डेयरी मसनूआत और जानवरों की इम्पोर्ट एक्सपोर्ट बढ़ेगी और मार्केट वैल्यू में इजाफा होगा। उन्होंने कहा कि साइंटिफिक बुनियादों पर फार्मिंग को यकीनी बनाने के लिए जानवरों की वैक्सीनेशन और प्रोडक्शन को मियारी व हिफ्जान सेहत के असूलों के मुताबिक बनाने की खास तवज्जो दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वैक्सीनेशन लैंपी स्किन जैसी बीमारियों से मवेशियों को बचाने में मदद देगी। इब्राहिम मुराद ने कहा कि लाइफ स्टॉक सेक्टर को मॉडल सेक्टर बनाने पर तवज्जो दे रहे हैं क्योंकि ज़राअत और लाइफ स्टॉक की तरक्की हुकूमती तरजीहात में शामिल है। सूबाई वजीर ने कहा कि चीन, सऊदीया और दीगर ममालिक पाकिस्तान में ज़राअत और लाइफ स्टॉक के शोबों में सरमायाकारी करने के लिए तैयार हैं। इस ज़मन में फार्म्स मैनेजमेंट सिस्टम को मुनज़्ज़म करने और मवेशियों की टैगिंग का अमल बायहद ज़रूरी है। उन्होंने कहा कि बैरूनी सरमायाकारी की हौसला अफजाई के लिए लाइफ स्टॉक को डिजीज फ्री डिपार्टमेंट बनाया जाएगा। उन्होंने फार्मर से अपील की कि इस ज़मन में हुकूमत के साथ तावन करें और मवेशियों की हेल्थ मैनेजमेंट, रिकॉर्ड व रजिस्ट्रेशन और वैक्सीनेशन को यकीनी बनाएं। कैमरामैन नुमान के साथ मोहम्मद साकिब भट्ट, कोहिनूर न्यूज़, लाहौर। लाहौर से खबर शामिल करते हुए आपको बताएं कि तजावुजात के खिलाफ क्रैकडाउन करके क्लीन लाहौर मिशन जारी है। डीसी लाहौर राफे हैदर की हिदायत पर शहर भर में इंसदादे तजावुजात ऑपरेशन में मजीद तेजी आ गई है। गुज़िश्ता 24 घंटों में 131 मुकामात से तजावुजात का खात्मा किया जा रहा है और 3 अफराद के खिलाफ मुकदमात भी दर्ज कर लिए गए हैं। इसी पर मजीद तफसीलात जानते हैं टेलीफोन लाइन पर मौजूद अपने नुमाइंदे जुनेद अशरफ से। जी जुनेद, बताइएगा क्या अपडेट्स हैं इस हवाले से आपके पास?
جی بالکل، دیکھیے شہر لاہور کی بات کریں تو ڈی سی لاہور اور ایڈمنسٹریٹر لاہور رافی حیدر کی ہدایت پر شہر بھر میں انسداد تجاوزات کے حوالے سے جو ہے کارروائیوں میں تیزی کر دی گئی ہے. لاہور بھر میں آپریشن کی نگرانی سی او ایم سی ایل فرید اقبال صاحب کر رہے ہیں. گزشتہ 24 گھنٹے کے حوالے سے بات کی جائے تو 131 مقامات سے تجاوزات کا خاتمہ کیا گیا ہے. 3 افراد کے خلاف جو ہے مقدمے کا اندراج بھی کروایا گیا ہے. بلدیہ قوانین کی خلاف ورزیوں پر 46 افراد کو جرمانے جبکہ 97 کو نوٹسز جاری کیے گئے ہیں. 685 بینرز اور اسٹیمپرز اور سڑک کنارے 4 جھیل گوش مقامات ہٹا دیے گئے ہیں. اور اس کے علاوہ غیر قانونی تعمیرات پر بھی جو ہے 23 مقامات سیل کیے گئے ہیں اور 131 کو نوٹس جاری کیے گئے ہیں. 21 کے خلاف مقدمے کا درج کروایا گیا ہے جبکہ راوی زون میں 7، داتا گنج بخش ٹاؤن میں 30، سمن آباد میں 10 اور گلبرگ زون میں 10 مقامات پر جو ہے آپریشن کیا گیا ہے. علامہ اقبال زون میں 27، شالیمار میں 8، نشتر میں 20 اور واگا میں 10 اور عزیز بٹی زون میں 9 مقامات پر کارروائیاں کی گئی ہیں. آج دن بھر جو ہے ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل موجودہ مختلف علاقوں میں جو ہے انہوں نے وزٹ کیا اور کارروائیوں کے باقاعدہ طور پر ان کی نگرانی کی ہے. چیف میٹروپولیٹن کارپوریشن لاہور اقبال فرید اور ایم او آر ہیڈ کوارٹر کی ہدایت پر جو ہے لاہور کے داتا گنج بخش ٹاؤن میں بھی آج آپریشن جاری رہا ہے. اور راوی ٹاؤن کے حوالے سے بات کریں تو شادرہ میں بھی جو ہے آج آپریشن جاری کیا گیا. اگر ہال روڈ کی آپ کو بتاتا چلوں صورتحال تو ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کے دوران موبائل سٹورز اور دیگر سامان کو اپنے قبضے میں لیا گیا ہے اور داتا گنج بخش سٹور میں جو ہے جمع کروا دیا گیا ہے. ڈپٹی زونل آفیسر ریگولیشن داتا گنج بخش ٹاؤن کی ہدایت پر انسپیکٹر ملک احمد اور اسپیشل اسکواڈ انچارج عثمان مغل کی زیر نگرانی ہال روڈ پر تجاوزات کے خلاف آپریشن کر کے روڈ کو ٹریفک کے لیے کلیئر کروا دیا گیا ہے. اس والے سے سی او ایم سی ایل اور ڈی سی لاہور اور ہمارے ایڈمنسٹریٹر جو موجود ہیں ان کا کہنا ہے کہ لاہور بھر میں جو ہے یہ کارروائیوں کا سلسلہ جاری رہے گا اور اس کو جو ہے بڑے پیمانے پر جو ہے گرینڈ آپریشن کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. جی ٹھیک ہے، شہر لاہور میں تجاوزات کے خاتمے کا سلسلہ جاری رکھا جائے گا. رپورٹر جنید اشرف اپڈیٹ کر رہے تھے، بہت شکریہ آپ کا. فلسطینی بہن بھائیوں پر مظالم اور جارحیت کے خلاف سراج الحق نے لبرٹی چوک پر فنڈنگ کیمپ کا باقاعدہ افتتاح کر دیا. اسی پر رپورٹ کریں گے عاصم بدر. 21 دن بعد اقوام متحدہ کا اجلاس بلایا گیا جس میں 120 ممالک نے جنگ بندی کے لیے قرارداد پاس کی. افسوسناک و شرمناک پہلو ہے کہ چھوٹی سی بستی میں 22 دنوں سے قتل عام جاری اور مسلسل بمباری ہو رہی ہے. بچوں کی چیخیں دنیا سن رہی ہے. گورو کفن لاشیں ہیں، ہسپتال میں بیمار موجود ہیں، اوپر سے بمباری جاری ہے. سب کچھ کے باوجود 21 دن بعد اقوام متحدہ کا اجلاس بلانا بین الاقوامی ادارے میں قتل عام میں ملوث ہے. غزہ میں انٹرنیٹ بند ہے، دنیا سے رابطہ کٹ گیا ہے. بمباری سے کئی فلسطینی شہید ہو گئے ہیں، کسی کو پتہ نہیں. سلاطین کونسل میں امریکہ نے قرارداد ویٹو کو کیا، اعلان کیا اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہیں. انسانی حقوق کے چیمپئن ممالک سمجھتے ہیں کہ جانوروں پر ظلم ہوا تو اب وہ تنظیمیں بھی غزہ بمباری پر خاموش ہیں. مسلم ممالک کو امریکہ و اسرائیل پر دباؤ ڈالنا چاہیے تھا. اسرائیل ٹینکوں و توپوں کا مقابلہ کرنا ایک تنظیم نہیں، حکمرانوں و حکومتوں کا کام ہے. قبرستان کی طرح مسلم دنیا میں خاموشی ہے. کل اسلام آباد میں امریکی سفارت خانے کے سامنے غزہ مارچ کا اعلان کیا ہے. عالمی اسلام و دنیا بھر کی انسانیت کو اس طرف متوجہ کریں گے. غزہ میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ کربلا دیکھ رہے ہیں اور منافقت کی خاموشی اختیار کی ہے. اسرائیل کے ظلم کے خلاف کروں گا. کل سب لوگ اسلام آباد 2 بجے امریکی قونصلیٹ کے باہر پہنچے کیونکہ یہ انسانیت و غیرت کا تقاضا ہے. آج ہماری مائیں بہنیں ہماری طرف دیکھ رہی ہیں تو ہمیں غیرت مند باشعور انسان ہونے کے ناطے اپنی ذمہ داری ادا کرنی چاہیے. اہل لاہور نے فلسطینیوں نے یکجہتی کے لیے فنڈز احتجاج کیے اور کل بچوں نے اپنے کھلونے پیسے غزہ کے بچوں کے لیے دیے. قوم جاگ رہی ہے لیکن عالم اسلام کے حکمران سو رہے ہیں. کل امریکی قونصلیٹ کے باہر لوگ اکٹھے ہوں گے، بتائیں گے ہم جاگ کر غزہ کے لوگوں کے ساتھ کھڑے ہیں. کراچی، ملتان، کوئٹہ، پشاور، لاہور میں مارچ کیے لیکن لگتا ہے حکمران اندھے گونگے بہرے ہیں. عالم اسلام کے ساتھ 74 لاکھ فوج موجود ہے. اس سے سخت گری کیا آئے گی؟ اگر اسلامی فوج مسجد اقصی کو بچانے کا کام نہ آئی تو اس فوج کا کیا مقصد ہے؟ تمام اسلامی فوج سے اپیل کرتے ہیں وہ تاریخی کردار ادا کریں.
महकमे औकाफ और मजहबी अमूर पंजाब के जेर इंतजाम लॉर्ड लॉरे फेस्टिवल 2023 के सिलसिले में 15 रोजा सूफी रंग तकरीबात का आगाज कर दिया गया। दरबार हजरत मियां मीर रहमतुल्लाह पर पहली महफिल समा की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी बतौर मेहमान खुसूसी शरीक हुए। इस हवाले से रिपोर्ट करेंगे सलमान शाह। महकमा औकाफ व मजहबी अमूर पंजाब के ज़ेर इंतजाम लाहौर लाहौर फेस्टिवल 2023 के सिलसिला में 15 रोजा सूफी रंग तकरीबात का आगाज। दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह पर पहली महफिल समा की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर रजा बुखारी ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। सेक्रेटरी औकाफ समेत दीगर मेहमानों का इस्तकबाल डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन आसिफ इजाज ने एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट लाहौर जोन शाहिद हमीद विर्क के हमरा किया। एडमिनिस्ट्रेटर दादा दरबार तौकीर महमूद वट्टू, एडमिनिस्ट्रेटर बादशाही मस्जिद तर्जुमान औकाफ मोहम्मद अली खान, मैनेजर दादा दरबार शेख जमील और मैनेजर सर्कल 5 गोहर मुस्तफ़ा भी इनके हमरा थे। तकरीब का आगाज से कबल सेक्रेटरी औकाफ पंजाब डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी ने इदारा के दीगर ज़िम्मेदारान और मौजूदीन इलाका के हमरा मज़ार पुरनवार पर हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह पर हाजिरी दी, अकीदत के फूल निछावर की और दुआ की। तकरीब में अमूर मजहबिया कमेटी दरबार हज़रत मियां मीर रहमतुल्लाह समेत मुख्तलिफ शोबा है जिंदगी से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने भी शिरकत की। तकरीब में नकीब महफिल के फराइज खतीब जामिया मस्जिद दरबार मुफ्ती मोहम्मद रमजान सयालवी ने अदा किए। सेक्रेटरी औकाफ डॉक्टर सैयद ताहिर बुखारी का कहना था कि वज़ीर पंजाब की खुसूसी हिदायत पर तकरीबात मजीद 14 रोज जारी रहेंगी। पंजाब के जो मुख्तलिफ महकमे हैं उनको उनके ख़ास जो पोर्टफोलियो हैं उसके मुताबिक असाइनमेंट्स दी गई हैं और आप जानते हैं कि लाहौर की जो सकाफ़त और कल्चर है इसमें मज़ारात, शराइन, सूफ़ी रंग और समा इसका बहुत बुनियादी रोल है। तो इस एतबार से पंजाब गवर्नमेंट ने एक खुसूसी टास्क दिया है औकाफ और मजहबी अमूर को कि जो लाहौर के मरकज़ी मज़ारात हैं जिसमें आज हज़रत मियां मीर के मज़ार पर हम हाजिर हैं और फिर दाता दरबार, शाह जमाल और मौज दरिया बुखारी, शाह चराग, मादुलाल हुसैन, मीज़ार इकबाल, इन सब पर समा और सूफ़ी रंग इसका एहतमाम होगा। सूफिया इकट्ठे होंगे। जो बुनियादी तौर पर तसव्वुफ़ और सूफ़ी कल्चर है इसमें रवादारी, इंसान दोस्ती, मोहब्बत, भाईचारा ये ऐसे एलिमेंट हैं जिसकी आज सोसाइटी को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो मौजूदा पंजाब गवर्नमेंट जो चीफ मिनिस्टर पंजाब सैयद मोहसिन रज़ा नकवी की क़यादत में एक बहुत भरपूर लाहे अमल के साथ आगे बढ़ रही है। एक तरफ तो उन्होंने जो लाहौर का और सूबे का इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको बेहतर किया है और इसके साथ यहाँ की जो रिवायात और यहाँ का जो कल्चर है उसको बेहतर करते हुए इंतहा पसंदी जैसे जो बहुत से दाइये और एलिमेंट सोसाइटी में सर उठा रहे हैं उसको काउंटर करने के लिए ये एक पैरेलल बयानिया और नैरेटिव जो है इसको असर नौ ताज़ा करने की आज बहुत ज़्यादा ज़रूरत थी, जिसके लिए यकीनन पंजाब गवर्नमेंट जो है वो लायक तहसीन है। और मैं समझता हूँ कि इस वक्त मुआशरा जो है उस वक्त उसको इस नौइयत की एक खुशगवार जो एक हवा और फ़ज़ा है उसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तकरीब के शुरका के जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ और अमन व अमान के क़याम के हवाले से डिप्टी डायरेक्टर एडमिनिस्ट्रेशन एडमिनिस्ट्रेटर वेस्ट लाहौर जोन और मैनेजर सर्कल 5 पंजाब पुलिस समेत दीगर इदारों के जिम्मेदारान और एहलकारों के हमरा मुतहरिक दिखाई दिए। कैमरामैन अवैस के साथ सलमान शाह, कोहिनूर न्यूज़। अहम खबर आपको दें कि कोहिनूर न्यूज की खबर पर एक्शन ले लिया क्या। दाता टाउन में गैर कानूनी तामीरात के स्कैंडल की खबर नशर होने के बाद इंतजामिया हरकत में आ गई। महकमा बल्दियात के अफसरान की हिदायत पर चीफ कारपोरेशन ऑफिसर इकबाल फरीद का फील्ड सर्वे है। लाहौर के तमाम जोन्स में बिल्डिंग्स के खिलाफ फौरी कार्रवाइयों का फैसला किया गया। लाहौर में गैर कानूनी बिल्डिंग्स के खिलाफ कार्रवाई के लिए शेड्यूल जारी कर दिया गया। पहला ऑपरेशन दाता गंजबर्ग जोन और गुलबर्ग जोन में करके गैर कानूनी तामीरात को दोबारा सील और मिसमार किया जाएगा। इसी पर मजीद तफसीलात जान लेते हैं रिपोर्टर कोहिनूर न्यूज मलिक अयान से। जी अयान, बताइएगा किस तरह की हिकमत अमली बनाई गई है तामीरात को मिसमार करने के हवाले से। हाँ जी बिल्कुल, इस हवाले से हिकमत अमली जो चीफ कारपोरेशन ऑफिसर लाहौर इकबाल फरीद की जानिब से जो है बनाई गई है। उसमें तमाम जोन्स को जो है मुश्तरका तौर पर जो है ऑपरेशन करने होंगे। लेकिन इसमें गुज़श्ता रोज कोहिनूर टीवी ने जो खबर नशर की थी जिसमें दाता गंजबख्श जोन की जो 50 लाख की करप्शन के हवाले से जो स्कैंडल है वो कोहिनूर न्यूज मंजर आम पर लाया था, जिस पर सेक्रेटरी बल्दियात के अहकामात पर जो बल्दियात के अफसरान है उनकी जानिब से चीफ कारपोरेशन ऑफिसर लाहौर को न सिर्फ दाता गंजबख्श टाउन बल्कि पूरे लाहौर में जितनी भी गैर कानूनी मेगा कमर्शियल कंस्ट्रक्शन है उनके खिलाफ जो है बिला इम्तियाज कार्रवाई करके रिपोर्ट जो है जमा करवाने की हिदायत जारी की गई थी। आज के रोज भी अहकामात जारी हुए थे
اور آج ہی جو ہے ایم او پلاننگ فلم کی جانب سے جو ہے دورے کیے گئے ہیں. فیلڈ وزٹ کرنے کے بعد جو ہے آج اس حوالے سے جو ہے ایک شیڈول بنا دیا گیا جس میں جو ہے غیر قانونی تعمیرات ہیں ان کے خلاف جو ہے آپریشن کیا جائے گا. سب سے پہلے آپریشن جو ہے لاہور میں مشترکہ طور پر گلبرگ زون اور داتا گنج بخش زون میں ہوگا, جو کہ جتنی بھی غیر قانونی تعمیرات ہیں جن کی جو ہے رپورٹس ایم سی ایل اور دیگر جو تک پہنچی ہیں ان کو جو ہے ان کا ازالہ کیا جائے گا. اس کے بعد واگا ٹاؤن اور اس کے بعد جو ہے جو دیگر زونز ہیں ان میں آپریشن کیا جائے گا. سب سے پہلے 3 زونز کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. داتا گنج بخش چاند سرفرست ہے, گلبرگ زون ہے اور واگا زون ہے. ان میں مین جو غیر قانونی میگا کمرشل کنسٹرکشن ہیں جو ہے انتظامیہ کی میری بغت سے جو ہے بار بار ڈی سیل ہونے کے بعد جو ڈی سیل کر کے بنایا جا رہا تھا ان کے خلاف جو ہے کارروائی کے احکامات آج جاری ہوئے ہیں. اب لاہور بھر میں شیڈول جاری ہو گیا اور اس کے اوپر جو ہے آئے روز جو آپریشن اسی طرح جاری رہیں گے. سیکٹری بلدیات جو ہے مکمل طور پر جو رپورٹ ہے وہ چیف کارپوریشن آفیسر لاہور اقبال فرید سے دیا کریں گے. ٹھیک ہے, سیکرٹری بلدیات چیف کارپوریشن کا رپورٹ پیش کرے گی. ملکہ یان تمام تر تفصیلات سے اپڈیٹ کر رہے تھے, بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, وہی دوسری جانب چیف کارپوریشن آفیسر لاہور اقبال فرید اور ایم او آر ہیڈ کوارٹر حارث جلیل کی زیر نگرانی لاہور کے علاقہ برکت مارکیٹ میں قائم تجاوزات کے خلاف گرینڈ آپریشن کیا گیا. برکت مارکیٹ کے اندرونی حصے میں تجاوزات کا باعث بننے والے تھڑوں سٹالز کا مکمل خاتمہ کیا گیا. مزید تفصیلات کے مطابق ایڈمنسٹریٹر ایم سی ایل اور ڈی سی لاہور رافع حیدر اور اے سی ماڈل ٹاؤن ساجزادہ یوسف نے دوران آپریشن برکت مارکیٹ کا اچانک دورہ کیا. ایم او آر گلبرگ بھی اس موقع پر موجود تھے. ایڈمنسٹریٹر لاہور نے بھاری مشینری کی مدد سے جاری تجاوزات خاتمہ آپریشن کی نگرانی کی. ایڈمنسٹریٹر لاہور نے افسران کو تجاوزات کے خلاف آپریشن مزید تیز کرنے کی مکمل ہدایت جاری کر دی. غیر قانونی پارکنگ کے خاتمے کے لیے لاہور پارکنگ کمپنی ٹریفک پولیس کی مدد لینے کی ہدایت کر دی گئی. آپریشن کے دوران تجاوزات کے 4 ٹرکس بھر کر گلبرگ سٹور منتقل کیے گئے. رافع حیدر کا کہنا تھا کہ یقینی بنایا جائے کہ ہٹائی جانے والی تجاوزات اس جگہ پر واپس نہ آئیں. ناظرین, کھیل کے میدان سے خبر شامل کریں. آپ کو بتائیں کہ آئی سی سی کرکٹ ورلڈ کپ کے 27ویں میچ میں دلچسپ سنسنی خیز مقابلے کے بعد آسٹریلیا نے نیوزی لینڈ کو 5 رن سے شکست دے دی. آسٹریلیا نے پہلے بیٹنگ کرتے ہوئے نیوزی لینڈ کو 389 رنز کا ہدف دیا. جوابی اننگز میں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے جارحانہ انداز بیٹنگ اپنایا, تاہم مقررہ 50 اوورز میں ہدف حاصل کرنے میں ناکام رہی. 389 کے پہاڑ جیسے ہدف کے تعاقب میں نیوزی لینڈ کی ٹیم 9 وکٹ کے نقصان پر 383 رنز بنا کر ڈھیر ہو گئی. خبروں کی تمام تر تفصیلات آپ نے جانی اور اسی کے ساتھ نیوز اسٹوڈیو سے فی الوقت اتنا ہی. دیکھتے رہیے KN نیوز.